गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति के क्या लक्षण हैं, राजनीतिक संस्कृति के क्या परिवृत्य है, राजनीतिक संस्कृति के क्या आधार है, क्या आयाम है और राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है। देखिए, जो राजनीतिक संस्कृति है, जब हम राजनीतिक संस्कृति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो राजनीतिक संस्कृति है इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, कि ये समाज की जो सामान्य संस्कृति है उसी का एक भाग है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति को डिफाइन करते हुए आमंड और पावेल ये कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का नमूना है। आमंड और पावेल का ये कहना है कि राजनीतिक संस्कृति से अभिप्राय ये है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति उनकी क्या अभिवृत्तियां हैं, उनकी क्या पर्सनल एटीट्यूड है, उनकी अभिवृत्तियां क्या है और दिग्विन्यासों का नमूना है। दिग्विन्यास मतलब कि उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है। यानी कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों का राजनीति के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या उनका ओरिएंटेशन है, कैसा उनका झुकाव है, क्या उनका विश्वास है राजनीति के प्रति उनके क्या मूल्य हैं, राजनीति को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसा पार्टिसिपेशन उनका राजनीति में रहता है। इन सब को हम कहते हैं राजनीतिक संस्कृति। बॉल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के मूल्यों से मिलकर बनती है जिनका संबंध राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। बॉल का ये कहना है कि राजनीतिक संस्कृति का अर्थ ये है कि जो राजनीतिक व्यवस्था के लोग हैं, राजनीतिक पद्धति के बारे में, राजनीतिक प्रश्नों के बारे में, यानी कि राजनीति को लेकर उनकी क्या अभिवृत्तियां हैं, उनके क्या विश्वास हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या मूल्य हैं, इसे हम कहेंगे राजनीतिक संस्कृति। यानी कि राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों के बारे में लोगों की जो अभिवृत्तियां हैं, जो विश्वास, भावनाएं और मूल्य हैं, उसे हम राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय ये होता है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति जो अभिवृत्तियां हैं, उनके जो विश्वास हैं, उनके जो मूल्य हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो ओरिएंटेशन है राजनीति के प्रति, उसे हम कहेंगे राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के लक्षण क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण ये आता है कि राजनीतिक संस्कृति एक अमूर्त नैतिक धारणा है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के मूल आधार है कि व्यक्ति के राजनीति के प्रति मूल्य क्या हैं, विश्वास क्या हैं, और मूल्य और विश्वास नैतिक धारणाओं के अंग होते हैं। इनका कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है, इसलिए राजनीतिक संस्कृति भी एक अमूर्त नैतिक धारणा है। दूसरा लक्षण है कि राजनीतिक संस्कृति अनेक तत्वों का सामूहिक और समन्वित रूप है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति में बहुत सारे तत्व सम्मिलित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो राजनीतिक, जैसा भी मैंने आपको कहा कि जो राजनीतिक संस्कृति है वो समाज की सामान्य संस्कृति का ही एक अंग है, और एक सामान्य संस्कृति भी कई तत्वों से मिलकर बनती है। तो इसी तरीके से जो राजनीतिक संस्कृति है उसके भी बहुत सारे आधार हैं, जैसे ऐतिहासिक आधार हो गया, भौगोलिक परिस्थितियां हो गई, विचारधाराएं हो गई, सामाजिक आर्थिक संरचना हो गई। तो राजनीतिक संस्कृति भी अनेक तत्वों का सामूहिक रूप है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति में गतिशीलता। राजनीतिक संस्कृति एक स्थिर कंसेप्ट नहीं है। राजनीतिक संस्कृति, जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृति भी हमेशा विकसित होती रहती है, संस्कृतियों में कुछ तत्व स्थिर रहते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते रहते हैं।
तो इसी तरीके से जो पॉलिटिकल कल्चर होती है ये भी हमेशा स्टेबल नहीं रहती है। राजनीतिक संस्कृति में भी हमेशा इसके कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन आता रहता है। तो ये राजनीतिक संस्कृति के लक्षण हैं। राजनीतिक संस्कृति के लक्षण देखने के बाद अब एक चीज़ हम और यहाँ डिस्कस करेंगे और वो है राजनीतिक संस्कृति के परिवृत्य। परिवृत्य या वेरिएबल्स, इनका अभिप्राय ये होता है कि जो राजनीतिक संस्कृति होती है उसको बनाने वाले बहुत से तत्व होते हैं और जो तत्व हैं राजनीतिक संस्कृति को बनाने वाले, उन्हें मोटे रूप से हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा है भावनात्मक अभिमुखीकरण और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। सबसे पहले हम लेते हैं ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति राजनीतिक वस्तुओं के बारे में, राजनीतिक मुद्दों के बारे में और राजनीतिक क्रियाओं के बारे में किस तरह का ज्ञान रखते हैं। उनका ज्ञान सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है और दोनों ही परिस्थितियों में ये राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होगा। दूसरा है भावनात्मक अभिमुखीकरण। भावनात्मक अभिमुखीकरण का अभिप्राय व्यक्ति की उन भावनाओं से है जिसके कारण वो राजनीतिक गतिविधियों से लगाव या अलगाव रखने लग जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण वो राजनीतिक प्रक्रियाओं में अधिक रुचि लेने लग जाता है, या कई बार व्यक्ति किसी घटना से प्रभावित होकर राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रहने लग जाता है। तो इसे हम बोलते हैं भावनात्मक अभिमुखीकरण, कि व्यक्ति की वो भावनाएं जिसके कारण वो राजनीति से या तो कनेक्ट हो जाता है या राजनीति से डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। इसके अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के बाद व्यक्ति उसका मूल्यांकन करता है। व्यक्ति ये देखता है कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से उसके हित कैसे प्रभावित हुए हैं और जो उसने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिया है उसके भाग लेने से किस तरीके से राजनीति प्रभावित हो रही है या उसके खुद के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो व्यक्ति जब मूल्यांकन करता है तो मूल्यांकन करने के बाद व्यक्ति को जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट से भी व्यक्ति की राजनीतिक संस्कृति निर्धारित होती है। अगर व्यक्ति को ये लगता है कि राजनीति में भाग लेने से उसकी सहभागिता से राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है या उसे ये महसूस होता है कि हाँ मुझे राजनीति में भाग लेना चाहिए, तो व्यक्ति का और अधिक लगाव राजनीति के प्रति बढ़ता जाता है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, ज्ञानात्मक कि ज्ञान कितना है, भावनात्मक कि वो भावनाओं से प्रभावित होना, और तीसरा है मूल्यांकनात्मक कि व्यक्ति का खुद राजनीति में भाग लेकर उसके आधार पर मूल्यांकन करना। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के क्या आधार हैं। राजनीतिक संस्कृति के आधारों में सबसे पहला हम लेते हैं ऐतिहासिक आधार। राजनीतिक संस्कृति को बनाने में सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है किसी भी देश के इतिहास का, कि वहाँ का इतिहास कैसा रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो अगर हम ब्रिटेन और फ्रांस को देखें तो दोनों देशों की राजनीतिक संस्कृति अलग है और दोनों की राजनीतिक संस्कृति अलग होने का अगर हम देखें तो इसके पीछे अगर हम ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन का इतिहास ऐसा रहा है कि वहाँ पर अगर कोई परिवर्तन भी हुआ है राजनीति में तो वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। लेकिन अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के इतिहास में बहुत अधिक संघर्ष हुए हैं, हमेशा उथल पुथल का दौर रहा है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति है वो एक विकसित राजनीतिक संस्कृति है, जबकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फ्रांस में हमें राजनीतिक अस्थिरता दिखाई देती है। तो इतिहास कैसा रहा है इसका भी राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा है भौगोलिक आधार। अब भौगोलिक आधार की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत या अमेरिका की या सोवियत संघ की, तो ये देश बहुत बड़े रहे हैं और विशालकाय होने के कारण ही ये देश इन देशों में अगर कोई छोटी मोटी उथल पुथल भी होती है तो उस उथल पुथल को ये देश सहन कर लेते हैं
ये देश अपने अस्तित्व को अभी भी बनाए हुए हैं और छोटे मोटे होने वाले परिवर्तनों से ये डिग नहीं पाते। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत छोटे हैं आकार में, और छोटे होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि आए दिन हम देखते हैं कि हिंसा के कारण सत्ता परिवर्तन की घटनाएं होती रहती हैं। या एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं ब्रिटेन का, कि जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ब्रिटेन बिल्कुल यूरोप से भी अलग है, और अमेरिका से भी अलग है। उसकी भौगोलिक स्थिति उसे अलग करती है, और अलग करने के कारण ही ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति है वो यूरोप के अन्य देशों से अलग विकसित हुई है। नेक्स्ट है समाज की सामान्य संस्कृति का आधार। किसी भी देश की सामान्य संस्कृति कैसी है उससे भी राजनीतिक संस्कृति प्रभावित होती है। यदि देश की संस्कृति के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति विकसित होती है तो एक तरीके से व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के कुछ निश्चित प्रतिमान बन जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और राजनीतिक संस्कृति ऊपर से थोपी जाती है तो उस देश में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। यानी कि किसी देश की जो सामान्य संस्कृति है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ राजनीतिक संस्कृति का डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक संरचना का आधार। सामाजिक संरचना को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि किसी देश के सामाजिक जीवन में जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उस देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति विकसित नहीं हो पाती। इसी तरीके से यदि देश में बहुत अधिक गरीबी है, आर्थिक असमानता है, तो भी वहाँ पर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति विकसित नहीं हो पाएगी। तो जिस देश का समाज सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ होगा उसी देश में एक विकसित राजनीतिक संस्कृति जन्म ले पाएगी। नेक्स्ट है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास भी पॉलिटिकल कल्चर को प्रभावित करते हैं, और ये हम स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ में देख सकते हैं कि जो देश इस्लामिक रूप से कट्टर हैं उन देशों की अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझें तो हम ये इजीली समझ सकते हैं कि अगर कट्टर धार्मिक विश्वास है तो देश की राजनीति भी उसी तरीके से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है विचारधाराओं का आधार। विचारधाराओं ने भी पॉलिटिकल कल्चर को प्रभावित किया है। जैसे कि अगर हम बात करें नाजीवाद और फासीवाद की, तो जहां नाजीवाद और फासीवाद था वहां एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति थी। इसी तरह जिन देशों ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया उनकी एक अलग तरह की राजनीतिक संस्कृति थी। तो जो देश जिस तरह की विचारधारा को अपनाता है वहाँ पर उसी तरह की पॉलिटिकल कल्चर डेवलप होती है। अब है राजनीतिक संस्कृति के आयाम, कि राजनीतिक संस्कृति के क्या आयाम हैं। देखिए सिडनी बर्मा ने राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम बताए हैं और उन चारों आयामों पर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आयाम उन्होंने बताया है राष्ट्रीय एकरूपता। राष्ट्रीय एकरूपता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति किस सीमा तक अपने आप को राष्ट्र का सदस्य मानता है और राष्ट्र के प्रति वो एकरूपता का भाव अनुभव करता है। राजनीतिक संस्कृति इस बात पर निर्भर करेगी कि देश के नागरिकों में देश के प्रति एकरूपता का भाव कितना है, किस सीमा तक है। यदि राष्ट्र के लोग ये महसूस करते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना है, तो उस देश में एक विकसित राजनीतिक संस्कृति का जन्म होता है। नेक्स्ट है अपने साथी नागरिकों से एकरूपता। राष्ट्र के साथ साथ जो नागरिक हैं उसमें अपने देश के अन्य नागरिकों के प्रति भी एकता का भाव होना चाहिए। यदि समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति आस्था है, विश्वास है, उनके आपस के संबंध मधुर हैं, तो उस देश में एक विकसित राजनीतिक संस्कृति डेवलप हो पाती है। लेकिन यदि समाज में जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर संघर्ष की प्रवृत्ति है तो उस देश की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें भी विघटनकारी प्रवृत्तियां पनपने लग जाती हैं। नेक्स्ट है शासन निर्गतों के बारे में आस्थाएं।
राजनीतिक संस्कृति इस बात पर भी निर्भर करती है कि व्यक्ति सरकार से जो उन्हें आउटपुट मिल रहे हैं, उन आउटपुट्स के बारे में उनके क्या विचार हैं और उन्हें क्या, व्यक्तियों को क्या लगता है कि जो भी सरकार हमें हमारे लिए कर रही है उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं या हम लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए नागरिकों को ये लगता है कि सरकार हमारे हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, तो व्यक्ति राजनीति के प्रति सक्रियता का भाव अपनाते हैं, अन्यथा व्यक्ति राजनीति के प्रति उदासीन हो जाते हैं। नेक्स्ट है निर्णय प्रक्रिया में विश्वास। जो भी डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं उसके बारे में नागरिकों की क्या राय है। यदि नागरिकों को ये लगता है कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है उस निर्णय प्रक्रिया में हमारा भी योगदान है, तो लोगों की राजनीति के प्रति रुचि बढ़ती है और उनकी सहभागिता भी बढ़ती है। लेकिन यदि नागरिकों को लगता है कि सरकार की निर्णय प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तो व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उदासीनता का रवैया अपना लेते हैं। तो ये राजनीतिक संस्कृति के आयाम हैं और इसके बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि राजनीतिक संस्कृति कितने प्रकार की होती है। देखिए, वॉइसमैन ने राजनीतिक संस्कृति के 3 रूप बताए हैं। इन्होंने 3 तो विशुद्ध रूप बताए हैं और 3 मिश्रित रूप बताए हैं। पहले हम विशुद्ध रूपों की बात करें तो सबसे पहला है संकुचित। संकुचित राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था के जो लोग होते हैं उनको राजनीति के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। न तो उनको कोई ज्ञान होता है और न ही उनकी राजनीति के प्रति कोई रुचि होती है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के लोगों में राजनीति को लेकर न तो कोई इंटरेस्ट है उनका, न उनको कोई नॉलेज है और इसलिए उनकी राजनीति में कोई सहभागिता भी नहीं होती। और इसको हम कहते हैं संकुचित राजनीतिक संस्कृति। ये माना जाता है कि जो कबीलाई समाज हम देखते हैं अफ्रीका का, उनमें इस तरह की संकुचित राजनीतिक संस्कृति देखने को मिलती है, जहाँ कबीले में एक सरदार का शासन होता था और जनता की न तो कोई रुचि होती थी और न उनको कोई ज्ञान होता था। नेक्स्ट है प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति। प्रजाभावी में क्या होता है कि लोगों को राजनीति के बारे में जानकारी तो होती है और उनकी रुचि भी होती है, लेकिन उनको सहभागिता का अवसर नहीं दिया जाता। और इस तरह की जो राजनीतिक संस्कृति है, ये हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ रहे और जब डेवलपिंग कंट्रीज़ गुलाम थे, दूसरे ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उस समय हम उन देशों में इस तरह की राजनीतिक संस्कृति देख सकते हैं कि जहाँ लोगों को नॉलेज, कुछ लोगों को नॉलेज है, ज्ञान भी है, रुचि भी है, लेकिन उनको सहभागिता का अवसर नहीं मिलता। तीसरी है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस तरह की राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है कि लोगों को राजनीति में रुचि भी लोगों की होती है, लोगों को नॉलेज भी होता है और लोगों को राजनीति में सहभागिता का पूरा अवसर भी दिया जाता है। तो राजनीतिक संस्कृति के वाइसमैन ने ये 3 प्रकार बताए हैं और इन 3 प्रकारों के ही उन्होंने 3 मिश्रित रूप भी बताए हैं। ये 3 मिश्रित रूप कौन से हैं? पहला है संकुचित प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति, यानी कि समाज जो है वो संकुचित तरह का होता है और साथ ही संकुचित होता है, कोई रुचि नहीं होती है जनता को कोई नॉलेज नहीं होती है, लेकिन कुछ सीमा तक ये होता है कि जनता जो होती है वो राजनीति के बारे में रुचि धीरे धीरे उनकी डेवलप होने लगती है। इसके बाद है प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति। प्रजाभावी सहभागी राजनीतिक संस्कृति में दोनों के लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। प्रजाभावी की तरह हम देखेंगे कि वहाँ लोगों को राजनीति के प्रति उनकी जानकारी तो होती है और लेकिन उनको पार्टिसिपेशन का इतना अधिक अवसर नहीं दिया जाता, यानी कि सहभागिता उनकी पूरी नहीं होती है। और तीसरा जो प्रकार है वो है संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृति की जो संरचना है वो संकुचित तरह की होती है, लेकिन जनता को पार्टिसिपेशन का अवसर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर ये 3 मिश्रित रूप बताए गए हैं और विशुद्ध रूप 3 प्रकार के हैं जिनके बारे में चर्चा हम कर ही चुके हैं: संकुचित, प्रजाभावी और सहभागी। ओके, थैंक यू।